लास्ट एपिसोड में देखते हैं वहाँ पे एक मिस्टीरियस बंदा होता है जो फाइट करने के लिए तैयार होता है। और वो काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए जाके नेजी पे अटैक कर देता है, जिसे नेजी रोक लेता है और उससे कहता है, ओह तुम सच में जानते हो कि पहले कैसे दौड़ना है। और अपने मन में कहता है ये फास्ट था। तभी दूसरा पंच नेजी के पास पहुंच जाता है। हम देखते हैं वो बंदा नेजी पे लात और घूसों का बरसात करने लगता है। नेजी उनसे बचते हुए अपने मन में कहता है क्या ये चोंग चन है, और हंसने लगता है। नेजी बैक फ्लिप करते हुए उस पर अटैक कर देता है, जो जाके उसके ठोड़ी पे लगा होता है और वो पीछे गोड़ होने लगता है। नेजी उससे कहता है ये अच्छा मूव था, मुझे ये पसंद है। नेजी भी पंच मारने के लिए तैयार रहता है, जिसे वो बंदा देख लेता है और हम देखते हैं नेजी उसमें पंच का बरसात कर देता है, जिसे वो बंदा अपने मन में कहता है ये टेक्निक। नेजी उससे कहता है हमारे पास एक सुपर ह्यूमन है जिसने अपनी मार्शल आर्ट को निखारा है। मैं उन लोगों से नफरत नहीं करता जो अपनी मार्शल आर्ट पे प्राउड करते हैं। अगर आप कोई ईमानदारी से टेक्निक बता सके जो मेरे पास नहीं है तो ये बहुत ही सेटिस्फाइंग होगा। तो इसी रीजन से मुझे ये बकवास लगता है कि तुम एक चोरी की टेक्निक यूज कर रहे हो, फिर भी शायद हम थोड़ा खेल सकते हैं। जिससे मास्क वाला बंदा अपने मन में कहता वही दक्षिणी मार्शल आर्ट। दानियांग भी कहती है नेजी, लेकिन नेजी कहता है मैं एक जाइंट मॉन्स्टर से लड़ने का असर झेल रहा हूँ, पर सच कहूँ तो मैंने इसी तरह की गहरी तनाव की भावना को याद किया था। अब ये बोरिंग होने लगा है और हंसते हुए कहता है तो चलिए अपना खेल जारी रखें, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं पहले आऊंगा। तो हंसते उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और जाके उसे पंच मारता है। दूसरी तरफ लिम का स्कूल के देखते हैं जहाँ पे टीचर कह रहा होता है मैं ये कैसे कहूँ, ये बहुत ही चिंताजनक है। ये अजीब है कि जब तुम लिम कैंग लोगों को बचा रहे थे मैं इस बात से डर रहा था कि कहीं तुम खुद घायल ना हो जाओ। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे स्कूल के बैटल के बाद सुपर ह्यूमन व्हाइट कैप के बारे में बहुत बातें और अफवाहें फैल गई। इन अफवाहों की वजह से कई लोग डर गए और घबरा गए। तुम्हारे होने की बात सरकार ने जांच शुरू कर दी। लोगों ने मिलकर बहुत सारे साइन करके शिकायत दी। जब तुम नहीं थे तब कॉलेज में तुम्हें लेकर वोट हुआ और ये सब बाहर जूरी और जुई भी सुन रही होती है। टीचर कहता है नतीजा बहुत बुरा और हैरान करने वाला था, ज्यादातर लोग ने तुम्हारे खिलाफ वोट दिया। इससे जूरी अपने मन में कहता साइन क्या कहा, अगर लिम ना होता तो हम तो। टीचर कहता अब हालात काबू से बाहर हो गया है और तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। ये सब बकवास है, मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ तुम्हारे लिए जिन्होंने इंसानों को बचाया। तुम्हें नहीं मालूम कि ये कितना शर्मनाक है। लिम ये सब काफी खामोशी से सुन रहा होता है और वो अपने बीते हुए दिन को याद करने लगता है और बताया जाता है कैंग क्योंकि लाइफ हमेशा नहीं रुक सकती, अलग होना ऐसी चीज है जिससे बचा नहीं जा सकता। हम ग्रैंड मास्टर को अपने सभी स्टूडेंट के ग्रिप पे देखते हैं और वो कह रहे होते हैं जो लोग चले जाते हैं और जो लोग रुक जाते हैं, अगर आप किसी से अलग हो जाते हैं तो एकमात्र चीज है जो तुम रख सकते हो वो है तुम्हारी अच्छी यादें। ये सब इसी तरह काम करता है, लेकिन तुम आसानी से मुस्कुरा सकते हो और एक दूसरे को याद रख सकते हो। टीचर लिम का हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं कैंग हालात ऐसी है कि अब तुम स्कूल नहीं आ सकते। अगर कभी तुम्हें कोई सवाल हो या कोई मुश्किल समय हो तो हमेशा मेरे पास आ सकते हो। अगर बोर हो या खेलना चाहो तो स्कूल आ जाना, क्योंकि तुम एक सुपर ह्यूमन हो, मेरे स्टूडेंट हो और मेरे दोस्त भी हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ जब तुम वापस आओगे हम सब तुम्हारी स्वागत करेंगे। लिम कहता टीचर अपना सिर उठाओ, मुझे कुछ कहना है। जिसे जूरी और जुई उन्हें देखने लगता है और लिम कहता है मैंने अपने पूरे लाइफ में मैंने कभी भी आपका थैंक्स नहीं किया। आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और हालांकि आपने कभी कभी मुझे डांटा भी है, आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा और मुझे हर दिन जिंदा महसूस करवाया। इससे टीचर काफी हैरानी से लिम के बातों को सुनने लगता है और लिम कहता है मैं सच में आपसे कहना चाहता था, मेरे लिए यहाँ होने के लिए थैंक्स टीचर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। वो सोफे को काफी टाइटली पकड़ लेता है। जूई की बातों को याद करने लगता कि बहुत समय से नहीं मिले, मुझे तुम्हें गले लगाने दो। लिम भी आगे बढ़ के टीचर को गले लगा लेता है। वो दोनों ये विंडो से देख रहे होते हैं। जूरी अपने मन में कहता है कैंग। दूसरी तरफ देखते नेजी का पंच मिस्टीरियस मैन को पड़ता है, इससे वो जमीन पे जाके गिरता है। नेजी कहता है ये सच में मजेदार है। दानियांग अपने मन में कह रही होते बिल्कुल भी नहीं, वो शख्स उसकी हरकत जानी पहचानी सी लगती है। नेजी कहता
हालांकि मुझे समझ नहीं आया, क्या तुमने अपने सेंस को खो दिया कि तुमने सोचा कि हम सिर्फ खेल खेल रहे थे। मेरी आंखें बेवकूफ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि तुम अब और लड़ सकते हो। और उसे ब्लैक मिरर से पकड़ लेता और कहता है, तो अब क्या है, अब तुम आगे क्या करने वाले हो। मिस्टीरियस मैन कहता है, ब्लैक हैट सुन बे। नेजी काफी हैरानी से कहता है, क्या। मास्क को हटाते हुए कहता है, क्या तुम्हें मैंने बहुत मारा, तुम बकवास कर रहे हो, तुम पागल हो गए। उसके चेहरे से उसके मास्क को निकाल कर फेंक देता है, लेकिन नेजी हैरान नजर आ रहा होता है। और दानयांग भी काफी हैरानी से कहती है, वो शख्स। प्योंगवेट अपने मन में कहता है, क्या चल रहा है, मैं भी देखना चाहता हूँ। दानयांग कहती है, होरन। नेजी कहता है, होरन, क्या तुम एक दूसरे के जानते हो। दानयांग कहती है, नहीं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हम एक बार मिले थे। नेजी अपने मन में कहता है, एक बार। फ्लैशबैक देखते दानयांग बता रही होती है, चीन के हाड़बान में वो एक बड़ा माउंटेन है जिसका नाम माउंटेन हुंचीज है। वहाँ के सड़कें उबड़ खाबड़ है और वहाँ का मौसम हमेशा बदलता रहता है। लोग वहाँ अक्सर नहीं जाते, लेकिन कुछ समय पहले इस एरिया में एक लेजेंडरी यति देखा जाने की खबर थी। जैसा कि उम्मीद कर सकते हैं, माउंट हुंची के पास एक गांव में ब्लैक स्नो नाम के एक गिरोह उभरा और शहर में अशांति फैलाकर पैसे चुराने लगा। और क्योंकि उन्होंने बहुत शोर मचाया था, यति आया और उसने जो कुछ भी देखा उसे तोड़ दिया। ब्लैक स्नो लहर की बाद दूसरे गैंग से बदला लेने के लिए पहाड़ पर आए। बहुत जल्दी ही ये अफवाह फैल गई कि जब भी कोई गैंग का मेंबर उस एरिया में जाएगा तो उसे मार दिया जाएगा। नेजी हंसते हुए कहता, ये तो मजेदार है, इसलिए तुम कह रहे हो कि क्या ये शख्स सो कोल्ड यति है। दानयांग बताती है, हाँ, मैं खुद को रोक नहीं सकी क्योंकि यति की रिपोर्ट बहुत अजीब थी, इसलिए मैंने खुद देखने के लिए माउंट हुंची चली गई। और वहाँ में एक ऐसे शख्स से मिली जिसने मरे हुए जानवर का फर पहना हुआ था और वो जंगली आदमी जैसा दिख रहा था। और यति गुनगुनाते हुए कह रहा था, मैं बहुत बदसूरत हूँ, ये बहुत अंधेरे समय में, इस अंधेरे समय में मैं तो एक मोस्टर जैसा हूँ। तभी वो दानयांग की मौजूदगी को फील कर लेता है और हॉरन भी उसे देखता है, जिससे दानयांग छुपने लगती है, लेकिन हॉरन वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं उसका किक दानयांग के पास पहुँच जाता है और वहाँ पे जबरदस्त शॉक वेव निकलता है, लेकिन दानयांग उससे बच जाती है और कहती है, रुको, मैं तो बस यहाँ से जा रही थी। हॉरन हैरानी से अपने मन में कहता, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तुम ऑर्डिनरी बच्चे नहीं हो, तुम कौन हो, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो। लेकिन दानयांग अपने आंखों को बंद करते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और अपने मन में कहती है, उसके चेस्ट। हॉरन भी अपने मन में कहता है, एक सुपर ह्यूमन है, और वो कहती है, मेरा नाम दांगयान है, मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि मुझे यति के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। आपका नाम क्या है। नेजी से दोबारा हंसने लगता है और कहता है, इस बड़ी जमीन पर एक साथी सुपर ह्यूमन से मिलने के लिए तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो दानयांग, लेकिन ये बड़ा आदमी वो मुझे सनबे क्यों कहता है। हॉरन काफी आराम से कह रहा होता है, सनबे। दानयांग भी हैरानी से कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें ये पहले से ही पता है। तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ नेजी, क्या तुमने उस शख्स को बहुत मारा। दूसरी तरफ स्कूल का सीन देखते कोई कहता, कैंग, क्या वो अभी क्लास में नहीं है। लिम कहता, उसका बैग भी गायब है। वो कहता, शायद वो कैफेटेरिया गया होगा। चोल कहता, कैंग पहले ही चला गया, उसने अपना बैग पैक किया और सब कुछ ले लिया। शायद कॉन्ग सबको बताना चाहता था कि अब मैं स्कूल नहीं आ रहा हूँ। मैं तुम सभी को थैंक्स कहना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कॉन्ग इससे काफी हैरानी से कहती है, क्या। और चोल उन्हें बता रहा होता कि लिम कहता है, आपसे प्लीज मुझसे मिलने मत आना, मैं ही वो शख्स हूँ जो समय समय पर तुम्हारे पास आता रहूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं हॉरन कह रहा होता, ब्लैक हैट सुन बे, मेरा नाम हॉरन द ड्रॉफ है, मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ जो जंगल की स्पीड से हिला देता हूँ। दानयांग इससे अपने मन में कहती है, उसने अचानक अपने कपड़े क्यों उतार दिए। और हॉरन बता रहा होता, अर्थ को 2 भागों में विभाजित कर देता है एक ही झटके में। नेजी कहता, मेरा नाम नेजी है। हॉरन कहता, नेजी सुन बे, जिससे नेजी अपने मन में कहता, ये शख्स अब जारी रखो हॉरन।
कारण उसके उंगली के निकल जाने के बॉडी बड़ा हो गया, ये मजेदार है। हॉरन कहता नेजी सुन बे, मैं हॉरन बॉडी से संघर्ष कर चुका था और फाइनली नेचर के साथ शांति से जी रहा था और एक खुशहाल जिंदगी का आनंद ले रहा था। पर एक दिन मैंने देखा वो एक सुपर नेचुरल मॉन्स्टर जिसने मेरा पसीना जमा दिया था, लड़ रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि नेजी सीनियर था। वो एक असाधारण फाइट थी और तुम्हारे जज्बे ने सिखाया कि मैं अब तक बहुत सीमित सोच जी रहा था। उस पर मेरे दिल में आग लगी। नेजी हंसते हुए कहता मैंने ये सब उम्मीद नहीं की थी, ये तारीफ है क्या? हॉरन कहता हाँ सुन बे, ये रिस्पेक्ट है। मैंने समुद्र को पार करके कोरिया आया हूँ उन सबसे मिलकर इविल के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन जब तक मैं पहुँचा बैटल खत्म हो गया था। मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन सौभाग्य से मैंने सुना कि ब्लैक हेड सन पे जापान में था, इसलिए मैंने फिर से समुद्र पार किया। मुझे लगता है कि इस बार मुझे सर्दी लग गई है। इससे दानयांग तो बिल्कुल हक्का बक्का हो जाती है और प्योंगयोट कहता है ये शख्स बहुत ही कूल है। और हॉरन अपने सर को झुकाते हुए कहता नेजी सुन बे। इससे दानयांग और मॉन्स्टर काफी हैरान होते हैं और हॉरन कहता मैंने पहले कभी किसी इनह्यूमन शख्स के खिलाफ फाइट नहीं लड़ी, मैं उनसे कितनी अच्छी तरह लड़ पाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज इस खोए हुए आदमी को अपने पास ले लो। मैं हॉरन हूँ, मैं आपके साथ मिलकर एक वॉरियर की तरह दुनिया को बचाना चाहता हूँ। नेजी कहता तब तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? हॉरन कहता क्योंकि मुझे जांच करनी थी। ऐसे लोग हैं जो सुनमे होने की नाटक कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपके खिलाफ लड़ने का फैसला किया। तो जैसे ही हम लड़ेंगे मैं जान सकूंगा कि ये तुम हो या नहीं, और यही असली रीजन है। हालांकि मुझे पता था कि मैं भी यकीन नहीं कर सकता कि नेजी सुनमे मार्शल आर्ट में कितनी अच्छी है। मैं सुनमे के नेगोशिएशन की गहराई की तारीफ करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये मौका लिया कि तुम्हारे साथ एक मुकाबला कर सकूं। तो अपने बार बार सिर को पटकते हुए कहता है प्लीज मेरी बदतमीजी के लिए माफ कर दो नेजी सुनबे। जिससे दानयांग और प्योंगयोट के तो होश ही उड़ जाते हैं और नेजी हंसते हुए कहता रूड नहीं नहीं, लेकिन अगर मुझे कोई शिकायत करनी हो तो वो ये है कि तुमने मेरे साथ पूरी ताकत से आखिर तक नहीं लड़ा, बल्कि थोड़ा संभल कर लड़ा। अब तुम इसे डिसरिस्पेक्ट कह सकते हो। हॉरन कहता मुझे पता है कि मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट किया, मेरी सजा क्या है सुनबे? नेजी कहता सजा मेरा दाया हाथ बन जाओ। हॉरन कहता लेकिन ये तो सजा नहीं है सुनबे। जिससे प्योंगयोट हाफी बढ़ने लगता है, जिससे वो तीनों उसे ही देखते हैं और प्योंगयोट कहता है क्या मेरे बारे में? पहले मेरे पास जो भी जानकारी थी मैंने बता दी। नेजी कहता प्योंगयोट अपनी तारीफ मत करो, तुमने बहुत सारे लोगों को मार डाला है। मैं देर सवेरे तुम्हारा न्याय करूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें जितना हो सके मेरी मदद करनी होगी। प्योंगयोट कहता तुम मुझे मारने वाले हो। तभी हॉरन उस पर अटैक करते हुए कहता अपना मुंह बंद करो, तुम छोटे कमजोर सैल हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सुनबे से इस तरह बात करने की? मैं तुम्हें कुचल दूंगा। प्योंगयोट कहता मैं सैल नहीं हूँ। इससे नेजी कहता है तुम एक भरोसेमंद राइट हाथ हो, शायद अब मुझे एक लेफ्ट हैंड भी रखना पड़ेगा। चलो चले, अब हम सीको हीरा को ढूंढने जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखते जूडी और जूही जा रही होती है और जूडी कहता है नोना मैं लिम के बारे में चिंतित हूँ, क्या वो ठीक है? मुझे लगता है कि वो मुसीबत में होगा। जूही कहती है शायद वो है शायद वो नहीं है, शायद हम बस इतना कह सकते हैं कि ये मुश्किल है, पर किसी भी तरह मुझे लगता है कि वो अब ज्यादा समझदार और मजबूत हो गया है। जूडी कहता हाँ मुझे उम्मीद नहीं था कि स्कूल ऐसा फैसला लेगा। जूही कहती है मेरी बाद में एक रेजुरेशन बुकिंग है, जब मैं जाऊंगी तुम लिम के साथ थोड़ा समय बिता सकते हो और आराम कर सकते हो। जूडी कहता लेकिन नोना अभी हम कहाँ जा रहे हैं और हम इस अजीब से कार में क्यों हैं? जूही कहती है खैर हेलो कहने के लिए थोड़ा इंतजार करो, हमारे पास पहले रुकने के लिए एक जगह है। और वो दोनों जाने लगते। जूही कहते हम कहाँ हैं नोना, और ये अजीब सी एहसास क्या है? जैसे ही हम यहाँ रुके मुझे डर लगने लगा। जूही एक डोर को नॉक करते हुए कहती है ये कोई खतरनाक जगह नहीं है जूडी। अभी जो लोग रूम के अंदर होते इससे वो हैरान होते हैं। और एक बंदा कहता कौन है? ये जगह ऑफ लिमिट है। जूही कहती मैं हूँ। जूही कहती मैं यहाँ अचानक आने के लिए माफी चाहती हूँ, मेरा नाम जूही है, मैं यहाँ
टीएफ के निर्देशन में हूँ। जिसे वो बंदा काफी हैरानी से अपने मन में कहता है जूही वो अमेरिका के नंबर 1 रिसर्च इंस्टीट्यूट से है। जिससे वो कहता है प्लीज अंदर आ जाइए जूही। जूही अंदर आने लगती है और कहती है ये अच्छा है, ये जाना पहचाना सा महसूस होता है ना। तो ये है मेरा मेडिकल रिसर्च डिपार्टमेंट। मैंने सोचा था कि ये हवा में उड़ता हुआ एक रिसर्च लेबोरेटरी होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लैब चोंग बोंग के बीच में छुपी होगी। इससे जूही अपने आसपास देख रहा होता और कहता रुको ये क्या है? ISSTF। जूही कहती है तुमसे मिलकर खुशी हुई डॉक्टर मून। हम हमेशा इंटरनेट पर मिलते रहे हैं लेकिन अब हम एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से मिल सकेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी पुराने दोस्त से मिल रही हूँ, है ना? हम देखते हैं वहाँ पे बी होता है जो कहता तुम जूही हो। जूही कहती और तुम स्पेशल एजेंट बी है, सही। तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा। डॉक्टर मून कहता है लीडर जूही आप कोरिया वापस क्यों आए? अमेरिका रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में क्या ख्याल है? जूही कहती है मुझे परमानेंटली रूप से कोरिया में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। मैंने अमेरिका लैब को अलविदा कह दिया। उसके पास सबसे टैलेंटेड पर्सन नहीं रहा। डॉक्टर मून कहता और आपके साइड में कौन है? इसे जूही कहता है मैं। जूही कहता वो मेरा भाई है, मैं उसे इस जगह पे लाई हूँ, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। डॉक्टर मून कहता लीडर जूही मुझे लगता है कि आप जानते हैं ये लैब बहुत ही सीक्रेट जानकारी है। हम बिना इजाजत के बाहर के लोगों को यहाँ नहीं ला सकते, मुझे माफ करना। बी कहता डॉक्टर उसे अंदर आने दीजिए। जिसे डॉक्टर मून काफी हैरानी से कहता है बी कहता मैं उस बच्चे को जानता हूँ, उसने मेरी जिंदगी बचाई। जूही भी काफी हैरानी से कहती है क्या? डॉक्टर मून कहता तुम्हारी जिंदगी क्या ऐसा है? जूही बी को देखते हुए कहता हाँ वो शख्स। बी उन्हें बताने लगता तो यही हुआ। तुम्हारा थैंक्स बच्चे, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं पहले ही मर चुका होता। जूही कहता नहीं मेरे लिए भी ये सही सिचुएशन है। मिस्टर वन आइज वाले मुझे बचाने के लिए थैंक्स। जूही के सिर को पकड़ते हुए कहती है इन दिनों क्या तुम्हें नहीं लगता कि दुनिया छोटी होती जा रही है? और अपने भाई से लिपटते हुए कहती है लेकिन आप लोगों की किस्मत अजीब है, आपने एक दूसरे की मदद की इससे पहले कि आप जानते थे कि दूसरा कौन है, और अब तुम फिर से मिल रहे हो। मुझे तुम पर सच में प्राउड है मेरे प्यारे भाई। लेकिन जूही इससे चिढ़ रहा होता है और जूही कहती है वैसे डॉक्टर मून मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो पार्क नाम का शख्स जो अब फॉर्म प्रोसेस से गुजरने का प्लान बना रहा है? डॉक्टर मून कहता तुम पार्क के बारे में जानते हो? पार्क अभी अंडर वाटर वाइटल कैप्सूल में आराम कर रहा है। वो अब फ्रॉम सर्जरी को सहने के लिए सही रूप से ठीक होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे बुझती हुई कैंडल हालात अभी भी नाजुक है और हम तो अभी शुरू भी नहीं किए। जूही कहती डॉक्टर मुझे बीच में बोलने के लिए माफ करना, लेकिन अगर आपके पास उसका मेडिकल डाटा है तो क्या आप उसे मुझे दिखा सकते हैं? मैं उससे मौजूदा हालात को और ठीक से समझना चाहती हूँ। डॉक्टर मून कहता हाँ जरा रुको। रिपोर्ट को देते हुए कहता ये रहा, ये पार्क की शारीरिक हालात और आगे के लिए इलाज से जुड़ी एक अस्थायी प्लान है। जूही कहती है ये आसान नहीं होगा, मैं आपकी मदद करूंगी डॉक्टर, हम मिलकर समस्या सुलझा लेंगे। डॉक्टर मून काफी हैरानी से अपने मन में कहते क्या उसने 5 सेकंड में पढ़ लिया? जूही कहती है पर पहले मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं आपसे सीधे सीधे कह देती हूँ कि प्लीज आप मुझे लीडर ना कहे। मैं ISSTF के मेंबर के रूप में अपना पद छोड़ने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ आए। ये आपसे मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप फैसला क्या लेंगे, इसलिए संभवतः ये मेरे लिए जोखिम भरा है। जिससे वो सभी काफी हैरान होती और कह रहे होते क्या? जूही भी क्या होता नो ना। और जूही कहती है मैं जानती हूँ कि आप सब ये सुनकर काफी हैरान हो गए होंगे, लेकिन प्लीज मेरी स्टोरी ध्यान से सुनिए पर्सन टू पर्सन। और हम दूसरी तरफ इन ह्यूमन के बेस को देखते हैं। वहाँ पे एक और मॉन्स्टर का पैर आता है जिसे कहता टोबियान को देखते जो कहता है आ गया है, मुझे मोरेलेस ने बुलाया था। कालिन कहता तुम इतनी जल्दी आ गए हो, क्या तुम एक्साइटेड हो? टोबियान कहता मुझे माफ कर दो काइली। मोरेलेस कहता ये पहले ही तय हो चुका है, हमें अभी आगे बढ़ना चाहिए। 2 स्टार के बीच मैं तुम्हारी एबिलिटी को नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ, हालांकि इस बार हम सीधे जा रहे हैं। टोबियान अपना फिश माउ को खोलो और सतह के ऊपर चले जाओ।
इससे देखते समुद्र से वो बाहर आने लगते हैं। मोरलेस कहता हमारा रास्ता खोलोगे, एक बार हम समुद्र तल से ऊपर पहुंच जाए। वो बहुत अंधेरा है लेकिन एकदम सही है शुरू करने के लिए, ये कितनी अच्छी जगह है। जिससे सभी हामी भरने लगता है और पेन कहता है सीड। मोरलेस कहता वो नहीं आ रहा है और कहता तो भी मेरी बात ध्यान से सुनो। जके याक ने न केवल सिर्फ अपना जगह छुपाया बल्कि एक बैरियर भी खड़ा कर दिया। उसे ढूंढना आसान नहीं होगा जितना तुम सोचते हो। इसके अलावा जब तुम उसके एरिया में एंटर करते हैं तब पकड़े जा सकते हो और हेल्यूसिनेट हो सकते हो जब तक तुम अपना रास्ता ना भूल जाते। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ अपनी आंखें मत खोलो। ये आइलैंड और जो कुछ तुम देख रहे हो सब झूठ हो सकता है। बस आंखें बंद रखो और अपनी बॉडी पे काबू रखो। जहाँ मैं कहूँ उसी तरफ टैरो। क्या तुम समझे? टोबी कहता मैं याद रखूंगा तब। और कहता पेन नीम, मोरेलेस नीम, अकाबिंग नीम, कायली नीम। ट्रेवल करते समय कुछ अचानक हलचल हो सकती है। पेन कहता हमें कोई दिक्कत नहीं है, चलो आज ही उसे ढूंढते हैं। इससे टोबी आगे को और बढ़ने लगता है और मोरेलेस कहता सबसे पहले साउथ वेस्ट। जैसा कि मैंने कहा अपनी आंखें बंद रखो और बिना घबराए सीधे तैरो, हम सभी तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। टोबी कहता थैंक्स मोरेलेस नीम, मैं जाऊंगा। और वो काफी स्पीड से आगे की ओर बढ़ने लगता है और वो सभी टोबी के पीठ पे सवार होते हैं। और पेन कहता है मोरेलेस अगर हम उससे मिले तो तुम्हारी प्लान क्या है? क्या हम उसे नीचे ले जाएंगे? मोरेलेस कहता है जब तक हम उस सिचुएशन में नहीं पहुंच जाते मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे नहीं लगता कि जैसे काय कोई बेवकूफ शख्स है जो हमारे पिछले बातचीत को नजरअंदाज करेगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है उससे भी नहीं। मुझके मूड या उसके कामों को पहले से अंदाजा नहीं लगा सकता। हम सभी को खून देखना पड़ सकता है। कायली कहता अच्छा बाद वाले शब्द ज्यादा मजेदार लगता है और वो सभी उससे हामी भरते हैं और वो सभी आगे की ओर बढ़ने लगता है। हम एक इनह्यूमन को देखते हैं जो जकायाक हो सकता है और उन लोगों को आते हुए फील कर लेता है। दूसरी तरफ क्योटो का सीन देखते हैं और पुयम गॉड को सूटकेस में बंद करके आगे की ओर खींच रहा होता है। हॉर्न गाना गाते हुए वो सभी आगे की ओर बढ़ रहा होता है। इससे नेजी हंस रहा होता है। दानियांग अपने मन में कह रही है बहुत शोर है, उसने अपने कपड़े कब बदले? तभी हॉर्न दानियांग पे अटैक करते हुए कहता है तुम अभी क्या कह रहे हो? तुमने ये बढ़िया खाना कब उठाकर खाना शुरू किया? बचकाना इससे पहले आपने सनमे निम को देना चाहिए था। जो तुम्हारे मुंह में है उसे थूक दो। दानियांग इससे काफी चिढ़ जाती है और कहती तुम सच में बहुत परेशान कर रहे हो। और वो दोनों लड़ना शुरू कर देते जिससे नेजी हंसते हुए कहता है वो शख्स बस आप काफी है, हमें सिर्फ स्पा को नुकसान भरना था, हमने पहले ही बहुत पैसा दे दिया है। हॉर्न कहता हाँ हम रुकेंगे नेजी सुन बे। दानियांग अगली बार के लिए तैयार रहे। इससे नेजी हंसने लगता है और कहता है हॉर्न तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे पता चल गया कि तुम हार रहे थे। इससे हॉर्न भी हंसते हुए कहता है अगर आपको इससे हंसी आ गई तो ये काफी अच्छा है। काफी जोरों शोरों से हंसने लगता है। दानियांग इससे चिढ़ते हुए अपने मन में कहते क्या वो नेजी की हंसी को नकल कर रहा है? हाँ मुझे वो सच में पसंद नहीं है। और बंदे कहने लगते देखो देखो मैं सही था, सुपर ह्यूमन ब्लैक हैट। और उसके साथ में वो आदमी कौन है? वो यहाँ क्यों है? क्या यहाँ इनह्यूमन आ गया है? तो बंदे अपने बालकनी से उसने देखने लगता और कहते हैं सुपर ह्यूमन ब्लैक हैट कोरिया बैटल के हीरो में से एक। वाह उसकी बॉडी बहुत बड़ी है, सो कूल। दानियांग का नजर भी उन लोगों पे जाता और कहती है नेजी क्या हम ज्यादा खुलेआम नहीं घूम रहे हैं, वहाँ लोग हैं। नेजी कहता दानियांग मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कुछ ऐसा ही कहा है। क्या रीजन है कि हमें छिप के रहना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने की कोई जरूरत है। अब हम और नहीं छिपेंगे। खैर जरा सोचो तो, मैंने तो कभी छिपने की कोशिश नहीं की। दानियांग जब हम अपनी लाइफ जीते हैं तो लोग हमें किस रूप में देखते हैं ये जरूरी नहीं है। ये बात तुम पर भी लागू होती है। दानियांग एक बात को सोचती है और वो कहती है यहाँ तक मेरे पास भी था किसी के द्वारा रखा गया इनाम। इससे नेजी हंसते हुए कहता है कैश मनी। क्या हमें उनके पास जाकर बहस करनी चाहिए कि हमने क्या गलत किया? और हॉर्न के इससे जज्बे से आंखों चमकने लगते और अपने मन में कहता सुन बे, हॉर्न एक लापरवाह शख्स है और मैं एक बार फिर लाइफ के बारे में कुछ जरूरी बात सीख रहा हूँ। दानियांग कहती है पर हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो बस इस रास्ते पे चल रहे हैं। नेजी कहता हम उपनगर के बम्बू फॉरेस्ट में जा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ मैं पहली बार शिगोरोही से मिला था।
मैं उसके बारे में जो जानता हूँ उसके हिसाब से वो ना तो छिपता है और ना ही भागता है, और यही उसकी बेसिक बातें हैं। हॉर्न कहता है सुन बे। नेजी कहता है हॉर्न तुम पहले ध्यान दे दिया होगा, जो हमारा पीछा कर रहा है वो सिगी हीरा नहीं है। दानियांग इससे हैरानी से कहती है पीछे दोबारा, आखिर कब से? एकमात्र शख्स जिसने ध्यान नहीं दिया। नेजी हंसते हुए कहता है ये मजेदार है, जब मैं इधर उधर घूमता हूँ तो बहुत सारी मक्खियाँ इकट्ठी होती दिखाई देती है। मुझे लगता है अब मैं पॉपुलर हो गया हूँ। हॉर्न कहता है आपका राइट हैंड यहाँ मार्शल आर्ट हॉर्न। दानियांग के साथ पहले ही फाइट के रीजन से घायल हो गया था, लेकिन मैं हमेशा फाइट में कूदने के लिए तैयार हूँ, अगर आप मुझे बस एक इशारा दे। नेजी कहता नहीं, हम उसे अनदेखा कर देंगे और ऐसे ही बम्बू फॉरेस्ट में चले जाएंगे। उसके चलने का तरीका देखकर मुझे यकीन है कि वो सुपर ह्यूमन है, पर पीछा करने में वो बिल्कुल नौसिखिया है। हॉर्न तुम भी उससे बेहतर हो। नेजी अपने मन में कहता अचानक मेरी तारीफ कर रहे हो, क्योंकि मेरा दिल ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। अगर वो हमारा पीछा करता रहा तो हम उसे बम्बू फॉरेस्ट में पकड़ लेंगे। और हंसते हुए कहता है खैर अब फाइट शुरू करने का समय आ गया है, मैं सोचता हूँ कि बहुत जल्दी है, और हंसने लगता है। और हम उनके ऊपर आसमान में ईगल को देखते हैं, और दूसरी तरफ हम सोनाटा और पेन के फाइट सीन को देखते हैं। और सोनाटा कहती है मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, चाहे मैंने तुम्हें नहीं बताया पैरल, तुम पहले ही जानते थे ये फाइट इसे अपनी जान की जोखिम में डालकर ही जीती जा सकती है। और वो खुद को हिंज से कवर कर लेती है। फिर पैरल जागते हुए कहती है अनी। अनी का मतलब बड़ी बहन होता है। हमें पता चलता है ये सब पैरल सपना देख रही होती है। अभी पैरल का फोन रिंग करने लगता है, जैसे वो अपने फोन को देखते हुए कहती है जैसम। दूसरी तरफ जैसम कहता है मिस पैरल तुम आराम कर रहे होगे, लेकिन तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी यहाँ आना चाहिए। पैरल कहती है ठीक है मैं आऊंगी, लेकिन क्या गड़बड़ है, क्या ये अलर्ट है? जेम्स कहता मिस पैरल मुझे दोबारा पूछने के लिए माफ करना, लेकिन जेनी ने आपसे कभी संपर्क नहीं किया। पैरल कहती है नहीं उसने ऐसा नहीं किया, मैं उन्हीं से कुछ नहीं सुना। जेसम कहता मिस पैरल एक खबर है, फिलहाल ऑस्ट्रेलिया पर इनह्यूमन हमले हो रहे हैं।